गुड मॉर्निंग। आज हम गोविंद रानाडे के आर्थिक विचारों को जो पूर्व के लेक्चर में स्टार्ट कर लिए थे कंटिन्यू करते हुए उनके आर्थिक विचारों का अध्ययन करेंगे। पूर्व में हमने उनके आर्थिक सिद्धांत, नियोजित अर्थव्यवस्था, गरीबी, संरक्षण की नीति, आर्थिक राष्ट्रवाद एवं औद्योगिक विकास संबंधी आर्थिक विचारों का अध्ययन कर लिया था। आज हम उनके कृषि सुधार, प्रवास और शिक्षा एवं तकनीक संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं उनके कृषि सुधार संबंधी आर्थिक विचार। रानाडे ने भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता को स्वीकार किया और भारत से निर्धनता को दूर करने का तरीका कृषि विकास को बताया। रानाडे ने भारत में कृषि विकास के संदर्भ में निम्न दो मौलिक सुझाव दिए, जिनमें से एक कृषि साख से संबंधित था और दूसरा भूधारण व्यवस्था। सरकार को चाहिए कि वह कृषि विकास हेतु व्यापक सहायता कार्यक्रम जारी करे, ऐसा रानाडे का विचार था। सरकार प्रत्यक्ष अनुदान भी कृषि क्षेत्र को प्रदान कर सकती है। सरकार को कृषि विकास हेतु कृषि बैंकों की स्थापना करनी चाहिए। परंपरागत कृषि ऋणों को माफ़ करने का अभियान भी सरकार चला सकती है। सिर से पैर तक कर्ज में डूबे किसानों के पुराने ऋणों को एकत्र करके माफ़ कर दिए जाने का विचार भी सरकार कर सकती है। इससे कृषि विकास को एक दिशा प्रदान की जा सकती है। रानाडे का भूधारण व्यवस्था के संदर्भ में स्पष्ट मत था कि किसान को यह आभास होना चाहिए कि ज़मीन उसकी ही है, उसका इस ज़मीन के ऊपर उतना ही अधिकार है जितना कि उसका अपने कपड़ों व मकान पर है। रानाडे ने कहा कि लगान उचित समय पर वसूल किया जाना चाहिए और यह उचित समय भारतीय किसान के लिए फसल उत्पादन का समय होता है। उल्लेखनीय है कि रानाडे ने एशिया, रूस, फ्रांस व जर्मनी के अंतर्गत भू सुधारों का गहन अध्ययन किया था और हमारे देश के संदर्भ में उन्होंने जमींदार व साहूकारों को किसानों के शोषण के लिए उत्तरदायी ठहराया था। भारतीय परिस्थिति में रैयतवाड़ी प्रथा को अधिक उपयुक्त व उसी के अंतर्गत स्थायी बंदोबस्त को सर्वश्रेष्ठ माना था। नेक्स्ट है इमिग्रेशन संबंधी विचार यानी प्रवास संबंधी विचार। रानाडे के अनुसार भारत की व्यापक निर्धनता, बार बार पड़ने वाले अकाल व भुखमरी की स्थिति ने भारतीयों को दूसरे अविकसित देशों में चले जाने के लिए विवश किया। हमारे देश से श्रम विदेशों में भेजने के लिए कई निजी कंपनियां स्वतः ही गठित हो गई। उन्हें यह भी लाभ का व्यवसाय नज़र आया। भारत से ये श्रमिक वस्तुतः
विपरीत जलवायु व परिस्थिति में आबद्ध श्रम के रूप में ले जाए जाते थे, लेकिन इस अतिरिक्त श्रम ने वहां जाकर अंततः आराम ही पाया। उन्होंने अपने परिश्रम व लगन से उन देशों की अर्थव्यवस्था को आधार प्रदान किया। ये श्रमिक दक्षिण अमेरिकी देशों, दक्षिण अफ्रीका, पश्चिमी द्वीप समूह, मॉरिशस व श्रीलंका आदि देशों में भेजे जाते थे। इन प्रवासी श्रमिकों की संख्या इतनी अधिक बढ़ गई थी कि सरकार को एक विशेष अधिकारी इस श्रम प्रवास पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त करना पड़ा। रानाडे ने इस रिपोर्ट का विस्तृत अध्ययन कर प्रवास संबंधी कुछ निष्कर्ष प्रस्तुत किए, जो इस प्रकार है। प्रवासियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जितने प्रवासी भारतीय श्रमिक भारत लौटते थे, उसकी तुलना में कहीं अधिक भारत से चले जाते थे। जितने प्रवासी श्रमिक भारत लौटते थे, उनमें से अधिकांश पुनः वापस चले जाते थे। प्रवासी श्रमिकों के अंतर्गत स्त्रियों का अनुपात बढ़ रहा था। जितने भी श्रमिक आबद्ध श्रमिक के रूप में ले जाए जाते थे, उनमें से आधे से अधिक श्रमिक स्वतंत्र श्रमिकों के रूप में वहाँ रह रहे हैं। जो श्रमिक उन उपनिवेशों में रहने लगे, उनमें से कुछ ने वहाँ अपनी ज़मीन ले ली, मकान बना लिया और अपना व्यवसाय भी करने लगे। इन देशों के अंतर्गत मजदूरी की दरें भारत की तुलना में 3 से 4 गुना अधिक थी। इसीलिए जो प्रवासी श्रमिक बाहर चले जाते थे, वह वापस भारत आना नहीं चाहते थे। वे वहीं से भारत में रह रहे अपने परिवारों के लिए धन भेज देते थे और उनके परिवारों का जीवन स्तर भी परिवर्तित होने लगा। रानाडे ने भारत के श्रम प्रवास को एक उपयोगी साधन के रूप में लिया। उन्होंने इसे भारतीय बाजार के विस्तार के रूप में वर्णित किया। उन्होंने भारतीय श्रमिकों के प्रवास को प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया था। लास्ट है शिक्षा व तकनीक संबंधी रानाडे के विचार। रानाडे ने शिक्षा व तकनीक पर विशेष बल दिया था। उन्होंने शिक्षा व तकनीक को औद्योगिक विकास की प्रक्रिया हेतु अत्यावश्यक बताया था। रानाडे ने शिक्षा व तकनीक को राष्ट्रीय संपन्नता का एक अंग बताया, क्योंकि यह उत्पादन प्रक्रिया को एक गति प्रदान करती है और उसे बढ़ाती है। रानाडे ने शिक्षा सुविधाओं के विस्तार पर अत्यधिक बल दिया। उन्होंने सरकार से भी कहा कि भारत में शिक्षा संस्थान व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। रानाडे का मत था, यहाँ तक भी था, कि जब तक भारत में शिक्षण व प्रशिक्षण की व्यवस्था न हो, तब तक भारतीयों की उच्च शिक्षा हेतु विदेशों में व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ उल्लेखनीय है कि रानाडे को पाश्चात्य शिक्षा पद्धति में गहरी आस्था थी। रानाडे ने भारत के विकास के लिए तकनीक के विकास पर भी बल दिया। अंत में हम निष्कर्ष रूप से यह कह सकते हैं कि रानाडे पहला व्यक्ति था या पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याओं पर सही अर्थ में
प्रकाश डाला था। यह कहना कठिन है कि रानाडे द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों ने लॉर्ड रिपन और कर्जन की भूमि नीतियाँ भी इससे प्रभावित हुई थी, किंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि रानाडे के तर्कों ने निस्संदेह ही ब्रिटिश शासकों के मस्तिष्क में यह बात जमा दी थी कि मालगुजारी के निर्धारण में अनिश्चितता के तत्व को दूर कर दिया जाए। रानाडे ही वह व्यक्ति था जिसने कल्याणकारी राज्य और राज्य की शारीरिक एकता संबंधी विचारों का प्रचार किया था। प्रोफेसर कर्वे ने कहा, रानाडे एक महान पुरुष, एक पक्का देशभक्त, धार्मिक सुधारक, एक विचारक और मनुष्यों का पथ प्रदर्शक, योग्य इतिहासकार और एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री था। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए उन्होंने यातायात के साधनों को भी विकसित करने पर बल दिया था। उनके राष्ट्रीय विचारों का प्रभाव गोखले एवं गांधी जी के विचारों पर भी पड़ा। उन्होंने कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर जोर दिया था। रानाडे भारत के प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने देश के लिए एक अलग आर्थिक सिद्धांत पर बल दिया था। उन्होंने भारत की आर्थिक प्रगति के लिए औद्योगिक विकास व कृषि सुधार का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। अतः अंत में हम यह कह सकते हैं कि रानाडे द्वारा प्रस्तुत आर्थिक विचार भारतीयों के लिए सदैव मार्गदर्शक रहेंगे। थैंक यू।